Hello students, again you are most welcome in Save classes. Yes, बच्चों आज जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में अपनी प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को चैप्टर डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने पर आप लोगों को एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है, किन किन बातों को हमें अंडरलाइन करना है, कहां कहां पर हमें एम्फेसिस देना है। इन सभी बातों को आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। हम लोग ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर तक लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस न्यूट्रिशन वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेंगे और कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स रहेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट, आई थिंक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यही सारी कैटेगरीज है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस की आपसे पूछी जाती है और वही सब मैं आप लोगों को लगातार बताता रहूंगा। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहले क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा क्लियर है। क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन some cells observed by a student when a leaf peel was viewed under a microscope. What is this green color due to? बच्चों, क्वेश्चन का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक लीफ पील को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हरे हरे डॉट्स दिखाई देते हैं। ये हरे डॉट्स क्या है? बच्चों, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था और फोटोसिंथेसिस डिस्कस करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल की वजह से एक प्लांट या एक लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो यहां पर जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है वो है क्लोरोप्लास्ट, और वो ग्रीन क्यों है? दे आर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। राइट, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पर 2 बात मेन रही, एक तो रही क्लोरोप्लास्ट, अंडरलाइन करके चलेंगे, और दूसरा रहा क्लोरोफिल। इन दोनों ही बातों को हम लोग अंडरलाइन करेंगे जब हम एग्जाम में इस आंसर को लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन के एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2010 से ही था और ये भी 2010 से ही है। मेजर डिफरेंस, एक डिफरेंस हमें बताना है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का। आप लोग बहुत सारे डिफरेंसेस जानते हैं और आप लोगों को केवल और केवल एक डिफरेंस बताना है, और वो डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दौरान फूड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फूड खुद सिंथेसाइज नहीं होता, बल्कि फूड को ऑब्टेन करने के लिए डिपेंड होना पड़ता है ऑटोट्रॉफ्स पर। जी हाँ,
तो ये है डिफरेंस। आंसर आप लोग पढ़िए मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर। द डिफरेंस इज इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, organisms obtain their food from inorganic substances. In heterotrophic nutrition, organisms derive their food from organic substances. यानी कि यहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सीबीएसई 2010 से ही है। यहां पर पूछते हैं, गिव वन रीजन वाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड देयर एनवायरमेंट। गिव वन रीजन वाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स require special organs for exchange of gases. Answer: multicellular organisms need more oxygen to perform various body functions. Therefore, they have special organs for gaseous exchange. चलिए बच्चों, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। What will happen to a plant if its xylem is removed? आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट में, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम है जमीन से वाटर और वाटर में घुले हुए मिनरल्स को प्लांट की ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना। और अगर जाइलम को रिमूव कर दिया गया तो वाटर एंड मिनरल्स विल नॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ प्लांट। और फिर क्या होगा? अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट विल डाई सर्टेनली। तो जाइलम in plant transports water and dissolves mineral nutrients from the roots to all other parts of the vascular plant. So, if xylem is removed from the plant, the water and mineral supply to the plant will stop and therefore the plant will die. आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। जाइलम को रिमूव करेंगे, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे और प्लांट इन दोनों की ही कमी से मर जाएगा। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया। सीबीएसई 2009 में आया है ये क्वेश्चन अलग अलग सालों में आते रहते हैं, पुराने सालों में, नए सालों में, लेकिन बात वही रहती है। आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चंस वही रहते हैं, केवल लैंग्वेज बदल जाया करती है। और दूसरी एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि पुराने सालों में आने वाले क्वेश्चंस एक टाइम इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाया करती है केवल। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो आप लोगों को पता है पहले से कि प्लांट के अंदर दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम है फूड को, जी हाँ, फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। तो यहां पर आंसर होता है फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन न्यूट्रिशन से ही है, मिले जुले हो सकते हैं। कभी प्लांट का क्वेश्चन आएगा तो कभी ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन आएगा तो कभी अमीबा का क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है बच्चों। एक ही टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस को करते करते माइंड एक लिमिट बना लेता है अपनी, और वो इधर उधर नहीं सोच पाता। मेरा अपना मानना ये है कि हमें मिसलीनियस क्वेश्चंस करने चाहिए। मिसलीनियस क्वेश्चंस करने पे हमारा ब्रेन कभी एक टॉपिक के बारे में सोचेगा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, और हमारी एक कैपेबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डिफरेंट टॉपिक से बनी रहेगी। और इसका अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस को अगर हम करते रहें, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस को ना देखें, तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, बिलीव मी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तुरंत अपने ब्रेन को पहुंचाइए ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल में, और अब जरा सोचिए कि फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है। कहीं बकल कैविटी में तो नहीं होता, नहीं, बकल कैविटी में तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो कहीं स्टमक में तो नहीं होता, अरे नहीं, स्टमक में तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ, फैट का डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ही होता है। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बोर्ड में आ चुका है पीछे। हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टू टेक देयर फूड। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं और नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? प्लांट। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्लांट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ही ली जाती है, लेकिन नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स हो जाती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की फॉर्म में, और बहुत आसानी के साथ ये सॉइल से वाटर में घुल करके प्लांट तक पहुंच जाती है। यानी कि नाइट्रोजन अगर प्लांट को चाहिए तो वो मिलेगी सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहिए तो वो मिलेगी एटमॉस्फेयर से। क्लियर? ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल टू मेक देयर फूड। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which pancreatic enzyme is effective in digesting proteins? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन सा पैनक्रियाटिक एंजाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर की तरफ। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन के अंदर जो डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन को एंजाइम्स होते हैं वो प्रो एंजाइम फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते। और ये एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पैनक्रियास से रिलीज होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ट्रिप्सिन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रिप्सिन इज द पैनक्रियाटिक एंजाइम व्हिच इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च, यानी कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में पाया जाता है? और ये आंसर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने ही एग्जाम्पल तैयार किया था ब्रेड को चबाने वाला। जब वो डाइजेस्ट हो करके टेस्ट में स्वीट यानी कि मीठी हो जाती है, वो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है शुगर पे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। CBSE 2008 में आया है ये क्वेश्चन। चलिए एक और सीधा सीधा क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है?
फूड के डाइजेस्ट होने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के थ्रू होता है। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ये एब्जॉर्प्शन जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड present in the blood capillaries of small intestine is called absorption। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Is food vacuole of amoeba temporary structure or permanent structure? यहां पर ये पूछा जा रहा है कि अमीबा के अंदर पाई जाने वाली फूड वैक्यूल क्या एक परमानेंट स्ट्रक्चर है या टेम्परेरीली बनती है और अपने आप खत्म हो जाती है। अमीबा का न्यूट्रिशन, अब फिर ब्रेन ने एक और टर्न लिया, अब पहुंचा दीजिए ब्रेन को अमीबा के न्यूट्रिशन की तरफ, जहां पर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और सूडोपोडिया पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं और फूड पार्टिकल सेल के अंदर पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। इसका मतलब फूड वैक्यूल पहले से नहीं थी, अभी अभी बनी है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। It means the food vacuole is not a permanent structure, it is a temporary structure। तो आंसर हमारा सीधा सीधा है, पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई कि फूड वैक्यूल इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम। नेम 2 organs of alimentary canal where fat is digested। एलिमेंट्री कैनाल के दो ऐसे पार्ट जहां पर फैट का डाइजेशन होता है, दोनों ही पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। वन इज ड्यूओडेनम और दूसरा पार्ट इलियम। ये दोनों ही पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के वो पार्ट है जहां पर फैट का डाइजेशन होता है। बच्चों याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, दोनों ही पार्ट को अंडरलाइन करके चलेंगे। दोनों ही पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। चलिए आगे चलते हैं हम, लेकिन क्वेश्चंस को हमारा काम है लगातार हमें उनको रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, राइट चिल्ड्रन, और इनको हम लगातार रिवाइज करते रहेंगे। ओके, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर पीछे की तरफ देखते रहिए और आगे के क्वेश्चंस मैं फिर आपके सामने एक एक करके लेकर के आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखें। डिफाइन एंजाइम, नेम ए डाइजेस्टिव एंजाइम विच एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। एंजाइम की क्या डेफिनेशन है? एंजाइम, हम बार बार एक नाम एंजाइम आप लोगों के सामने ले रहे हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं। एंजाइम बेसिकली एक तरीके के बायो कैटलिस्ट है जो कि प्रोटीनस नेचर के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, नेचर प्रोटीनस है और ये बायो कैटलिस्ट है, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने में जो केमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं उनको, उनकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, इसलिए इनका अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि नेम ए डाइजेस्टिव एंजाइम विच एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। यस, नेम ए डाइजेस्टिव एंजाइम विच एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। यहां पर एसिडिक मीडियम वर्ड आप ध्यान से देखिए बच्चों। एसिडिक मीडियम केवल और केवल आप लोग जानते हैं कि एसिडिक मीडियम मिलता है हमें कहां पर? स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही पाए जाते हैं, इसलिए पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच एक्ट्स इन द एसिडिक मीडियम इन स्टमक। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मेंशन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन विच एड्स टू इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत बारीकी से डिस्कस कर चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में
पिछली क्लास के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो लगातार एब्जॉर्प्शन की सरफेसेस को बढ़ा करके फूड के एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विलाई की प्रेजेंस ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। आप लोग याद रखेंगे इस बात को कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंस ऑफ विलाई, दिस इज द मेन थिंग जो कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन, सम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टेट द टू कंडीशन विच मेक देयर पैसिव एब्जॉर्प्शन पॉसिबल। यस, एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन, सम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैसिवली, एक्टिवली, ये दो टर्म है एब्जॉर्प्शन के लिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन? बच्चों, जहां एब्जॉर्प्शन के लिए किसी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और जब किसी भी एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, विदाउट एनर्जी द थिंग्स आर एब्जॉर्ब्ड, इट इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स आर स्मॉल इन डिजॉल्व स्टेट एंड द हायर कंसेंट्रेशन इन द इंटेस्टाइन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने हैं वो डिजॉल्व्ड स्टेट में होने चाहिए, घुलन सॉल्युबल होने चाहिए। सॉल्युबल होंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी के साथ हो जाएगा और उनकी कंसंट्रेशन हायर होनी चाहिए। इफ वी कंपेयर इट विद द अदर साइड, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो फ्लो होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसलिए पैसिव एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ चुके हैं। बच्चों, बार बार क्वेश्चंस को लिख करके देखने की भी जरूरत होती है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स पाएंगे आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बोहाइड्रेट सर्व एज रफेज इन आवर बॉडी? यस, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी के अंदर रफेज की तरह से काम करता है? और आंसर है सेल्यूलोज, क्योंकि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय मैन? वही पहला क्वेश्चन, आंसर सेम है, सेल्यूलोज। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, इसीलिए वो रफेज की तरह से काम भी करता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेम द क्लास ऑफ फूड विच इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग प्रोटोप्लाज्म इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी फूड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? और उसका आंसर है प्रोटीन। यस, प्रोटीन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी बिल्डिंग होती है। बच्चों, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमंस, वेयर डू दे ओपन? तो आंसर होता है आप लोगों को, फिर इसका आंसर मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने सेकंड लेक्चर में, मैंने इस चैप्टर के जो सेकंड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारे गले में पाई जाती हैं। और मैंने बताया था कि 3 पेयर्स इन सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारी नेक में पाए जाते हैं। तो आंसर हुआ, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड दे ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। नेक्स्ट, हाउ एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एनहेंस, हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव सरफेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ती है, कैसे एनहेंस होती है? तो आंसर इसका बहुत सिंपल है। आप लोगों ने पीछे भी इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी अभी किया है कि विलाय की प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देती है, यानी कि एनहेंस कर देती है। द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एनहेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय ऑन इट्स वॉल। राइट, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और एक कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करके लग रहा होगा कि हाँ अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, अब हमें टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। टॉपिक को लगातार तैयार करना है, चीजें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन की फॉर्म में निकल करके और आपके सामने आकर के बैठ जाती हैं, आपसे पूछती हैं कि बताइए आंसर क्या है। उस समय आंसर को निकालना, आंसर को ढूंढना और ब्रेन को सही डायरेक्शन में मूव कराना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, तो कंसेप्ट का समझना, उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चन को करने से हमारी ये सब एफिशिएंसीज बढ़ती चली जाती है। ठीक, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, 8th क्लास में भी बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, लिवर। लिवर इज द ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी है, क्योंकि यहां से बाइल जूस सीक्रेट होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। आई थिंक पॉइंट ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन सेल? अरे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन फिर यहां कहां से आ गया? चलिए आंसर आप लोगों को बता है, जल्दी से बता दीजिए। वेयर आर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल? आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट। राइट, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर फाउंड। आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरीके से आंसर पहले से ही पता था, आई नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। स्टमक में एब्जॉर्ब होने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? वाटर, अल्कोहल एंड ड्रग्स। यस, ये दिस इज न्यू क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। वाटर, अल्कोहल एंड ड्रग्स, these are the substances which are absorbed in the stomach. Name one enzyme which digest protein. बहुत सारे एंजाइम्स के नाम आप लोगों को याद है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एनी वन यू कैन स्पीक, यू कैन राइट। यस, पैप्सिन मे बी द आंसर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। What is the function of amylase? सलाइवरी एमाइलेज हो चाहे पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, आप लोग पढ़ चुके हैं कि एमाइलेज स्टार्च को शुगर में यानी कि मोल्टोज में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू मोल्टोज। तो ये भी पॉइंट यहां पर आप लोगों के समझ में आ गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग एंड टीथ इन डाइजेशन? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। टंग और टीथ का क्या रोल है डाइजेशन में? टंग फूड को रोल कराती है बक्कल कैविटी के अंदर। राइट, टंग हेल्प्स इन रोलिंग द फूड इन द, ओ सॉरी, यहां पर मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर बाय मिस्टेक स्टमक लिखा हुआ है। नो, रोलिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बक्कल cavity. The answer will be buccal cavity. Yes, please note down in your notebook. Tongue helps in rolling the food in the stomach. No, sorry, in the buccal cavity. It mixes the food with the saliva. और साथ में टंग के लगातार रोल करने से फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है। और टीथ क्या करता है? टीथ कटिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है फूड की छोटे छोटे पीसेस में। छोटे छोटे पीसेस में फूड ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ।
ये पी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेम द फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमंस, व्हाट आर इट्स 3 रिलीजेस। डियर चिल्ड्रन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टमक से ही रिलीज होते हैं, और ये फर्स्ट प्रोटीन डाइजेस्टिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज द स्टमक। यू नो वेरी वेल, दिस इज द थिंग। क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ताकि किसी तरह की गलती की कोई संभावना ना रहे। नेम द फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? तो आंसर आप लोगों को पता है कि इसका डाइजेशन स्टमक में होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स स्टमक में ही पाए जाते हैं। इट रिलीजेस प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन एंजाइम्स, और साथ में क्या क्या, एचसीएल एंड म्यूकस ऑल्सो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया। कैन वी डाइजेस्ट सेल्यूलोज? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नॉट, व्हाई? कैन वी डाइजेस्ट, क्या हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, अभी पीछे क्वेश्चन आप लोग करते हुए आ रहे हैं कि सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन आवर एलिमेंट्री कैनाल देयर इज नो एनी एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर द questions. I think so many questions of 1 mark we have already done. इन क्वेश्चंस को लगातार आप लोग रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, आंसर्स को बार बार अपनी नोटबुक में लिखते रहें, सोचते रहें, थॉट्स देते रहें। जब समझ में ना आए नोट्स को दोबारा निकाल करके पढ़ते रहें, और इसी तरीके से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो पाएगा, और देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट 90+ marks in your subject, right? So see you very soon. In the next lecture we shall discuss some 2, 3 and 5 mark questions. Thank you very much.